जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान। मसूद पजिश्कियान ईरानी सदर जो है वो भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ साथ 8 और सरबराहान हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और उससे पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है अल्लाह ताला के रहम और करम से कहां चला गया है, कहां चला जाएगा, आप खुद अंदाजा कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के जो आवाम है वो पाकिस्तान से खुश हैं या नहीं है? वहां पे क्या सूरत हाल है, लोगों के क्या व्यू हैं, क्या वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और ईरान के कभी डिफरेंसेस होते थे वो क्या ख़त्म हो गए हैं या नहीं ख़त्म हुए? और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं पाकिस्तान और मुआहदा कर रहे हैं, क्या उससे लोग खुश हैं या नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान का जो व्यू है वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो हमारा जो आज का व्लॉग आ गया वो बेसिकली ईरानी व्यू के ऊपर है कि ईरानी कैसे और क्या सोच रहे हैं। तो जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। ये पूरी जंग के दौरान आप इनके तजिए सुनते रहे हैं। तो जॉन साहब की तरफ मैंने जाना है, तेहरान के अंदर मौजूद हैं। जॉन, ये फरमाइएगा कि क्या व्यू है ईरान का, लोग खुश हैं या नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ऑफिशियल लेवल पे टॉक्स के हवाले से मेरी बात ऑफिशियल से डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन जिस जाहिर है जो रद्द अमल रहा, ईरान ने जो अप्रिसिएशन की पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो बयान आता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान और ईरान में इस पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और जो साथ पाकिस्तान ने दिया उसको बड़ा अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। और इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान के अंदर टॉक्स के लिए आमादा है ईरान, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ही कॉन्फिडेंस है ईरान को भी कि यहाँ पे अगर टॉक्स होंगी तो जाहिर है वो एक एक उसके अंदर पाकिस्तान ने जो किरदार अपनाया है स्ट्रेटेजिक बैलेंस का और न्यूट्रलिटी का, वो मेंटेन रहेगा। तो बहुत अच्छा परसेप्शन है मेरी नज़र में, बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी तरीके से देखा जा रहा है इन सारे एफर्ट्स को। एंड नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, पहले भी जो 47 ईयर्स से जो कंट्रीज लड़ रही थी उनको लेके आए, साथ बिठाया। ऑब्वियसली देखें जावेद साहब, इतने लंबी दुश्मनी को 21 घंटों में या एक दो, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी जल्दी रिजॉल्व किया जाता है। जाहिर सी बात है उसके अंदर कंटेंशियस इश्यूज होते हैं और जाहिर है अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान जो है वो लेके आ रहा है पार्टीज को अपने पास और होस्ट कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ बिग विन बाय इटसेल्फ और इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। और ये फरमाइए, फील्ड मार्शल का जो दौरा था वो अचानक था और कोई तवक्को थी आपको कि अचानक इतना बड़ा दौरा हो जाएगा? और फिर उस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की मसरूफियात क्या रही ईरान में, और दौरे के बाद क्या सूरत हाल है ईरान के अंदर? फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी डेलीगेशन को। इट वाज सडन यस, बट ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके अंदर भी बताया कि आने वाली है डेलीगेशन, और खबरें जाहिर उस वक्त तक चल रही थी। तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड था कि किसी तरीके से पीस टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, जाहिर सी बात है एक अच्छी अच्छी कोशिश जो है। तो आई थिंक बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कोशिशें आगे जारी रखेगा और करेगा, और बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी, ये तो पता था। लेकिन फील्ड मार्शल साहब का आना इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग, एक बहुत बड़ी चीज थी कि फील्ड मार्शल साहब यहाँ पे आए। उन्होंने अब्बास अरागची साहब से भी मुलाकातें की और डॉक्टर कालीबाफ जो स्पीकर हैं उनसे भी मुलाकातें की, और आई थिंक पॉजिटिवली ये मुलाकातें रहीं, जिसकी वजह से आप ये नतीजा देख रहे हैं। अच्छा, ईरान के अंदर क्या तासुर है? क्या ईरान के लोग जंग लड़ना चाहते हैं या अमन की तरफ आना चाहते हैं? क्या व्यू क्या है लोगों का? देखें, मिक्स रिएक्शन है इस पे। दो एक स्कूल्स ऑफ थॉट आपको ईरान में पाए जाते हैं, ये मैं अपना पर्सनली आपको ओपिनियन बता रहा हूँ। दो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या पाए जाते हैं? एक स्कूल ऑफ थॉट ये पाया जाता है कि अमेरिका हार चुका है इस जंग को, अमेरिका सरेंडर कर चुका है, और अमेरिका के सरेंडर के लिए उसको फेस सेविंग देने के लिए इन टॉक्स में आना चाहिए, और अमेरिका से जो भी उसको फेस सेविंग चाहिए थोड़ी बहुत वो दे के इस जंग को खत्म कर लेना चाहिए परमानेंटली। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं, ईरान को पूरी तरीके से इस जंग को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, आगे रिस्क है, क्योंकि ट्रूप्स की मूवमेंट है। 72nd रेंजर रेजिमेंट, 92nd एयरबॉर्न ट्रूप्स जो एलीट रेंजर जो इनके डेल्टा फोर्स के फाइटर्स हैं 1200, वो भी आए हुए हैं। मरीन्स भी आए हुए हैं, तकरीबन 4,500 और 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स यहाँ पे हैं। 20 नेवल शिप्स भी हैं, 500 के करीब एयरक्राफ्ट भी हैं। तो एक हमले का खदशा महसूस किया जाता है कि शायद इस टाइम के अंदर अमेरिका जो है वो अपनी री कर रहा है और एक बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तरफ से रशिया की तरफ से भी इशारा आया है। तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि ईरानी जो है वो उनको नहीं पता ये बात, या ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं पता, सबको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि जंग का टाइम है। लेकिन बहरहाल डिप्लोमेसी जो है वो अगर ईरान नहीं करेगा तो आई थिंक इसका एक इंप्रेशन जो ईरान का अपना इंप्रेशन है वो जरा सा अफेक्ट होगा दुनिया के अंदर।
और जाहिर सी बात है अब वो उस नहज पे आ गया अमेरिका के, दोबारा उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ये गलती करेगा कि वो अटैक करे। नेवल ब्लॉकेड भी जो ट्रम्प का था, वो अगर आप देखें तो 9 मिलियन बैरल्स जो है वो ईरान मुख्तलिफ सोर्सेज के हवाले से 9 मिलियन बैरल्स मूव कर चुका है ब्लॉकेड के बाद भी। और ईरानी कश्तियां आराम से सुकून से जाती हुई अपना तेल बेच के आई हैं वापस। तो ये इट इज मोर सो ऑफ अ शो देन समथिंग दैट इज सब्सटेंशियल। तो आई थिंक अब अमेरिका के अंदर वो सख्त नहीं है कि वो इफेक्टिवली, ऑब्वियसली सख्त तो है कि वो लड़ाई कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि लॉस कंपैरेटिव एडवांटेज पे जो है वो लॉस ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल ईरानियों की आंखें खुली हुई हैं और वो जो टॉक्स में जा रहे हैं वो इस चीज को देखते हुए जाएंगे, अगर जाएंगे कि अमेरिका जो है वो हमला भी कर सकता है। जैसा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिप्टी चीफ है उन्होंने, रजाई साहब ने कहा, नबियान साहब के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, कारिबाफ साहब के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। सो एवरीथिंग इज क्लियर फॉर ईरान एंड दे विल गो, आई थिंक वो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक साइड पे टॉक तो ज़ाहिर है चल रही है, वो सारी चीज़ें सामने ऑब्वियस हैं, लेकिन दूसरी साइड पे क्या ईरान के अंदर जंगी तैयारियां भी हैं, और अगर जंगी तैयारियां हैं तो किस लेवल की हैं? जी बिल्कुल, जंगी तैयारियां भी हैं। ऑब्वियसली जो सीएनएन की रिपोर्ट्स अगर आप देखें, यहाँ ईरान से बैठ के तो मैं ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता, बट अगर आप वेस्टर्न मीडिया को उठा के देखें तो जो टनल्स हैं उनके अंदर से जो मलबा हटाया गया है, मिसाइल स्टॉक पाइल जो रखा हुआ था जहाँ पे, वो देखा जा रहा है, वहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं। फिर दूसरी जो री हैं, अपने जो मरम्मत का काम है वो ईरान ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है। और इनफैक्ट चौधरी साहब, मैं जब गया हूँ, मैं कल भी गया था, मैंने साइट्स विजिट की थी, और ऐसा कुछ जगहों पे तो ऐसा लग रहा है कि हमला हुआ ही नहीं। जो बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिमोलिश थी उनको तो साफ करके जमीन को एक प्लॉट की सूरत में जो है वो नजर आ रहा है कि प्लॉट है, यहाँ पे खाली प्लॉट है। और जिन बिल्डिंगों पे डैमेज हुआ था, श्रैपनल का डैमेज था, या फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिलारे अमर जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो डैमेज हुआ था, वो आउटसाइड से बिल्कुल कंप्लीटली रिपेयर भी हो चुका है। तो ऐसा हम्म। बहुत क्विकली ईरान इस चीज को रिकवर कर रहा है। और एस्टिमेशंस ये है कि जो मेजर डैमेज भी है वो 2 साल के अंदर अंदर सारा डैमेज जो है वो ईरान रिकूप कर लेगा, उसको दोबारा बना देगा। और ये फरमाएं कि ये जो पुल्स टूटे हैं, जो ब्रिजेस हैं वो टूटे हैं, और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स को नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रेल नेटवर्क है उसको डैमेज किया गया है, कोई पोर्ट्स के ऊपर हमले हुए हैं, फिर यहाँ पे जो डेपोज थे आयल के उनको तबाह किया गया है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए क्या कर रहा है ईरान? मेर शहर के अंदर और मीरदश के अंदर जो अटैक्स हुए हैं और रिफाइनरीज के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उसके अंदर ऑब्वियसली एक लॉन्ग प्रोसेस है। 2 साल के अंदर अंदर ही जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो पेट्रोकेमिकल यूनिट्स हैं, उनके ऊपर जो डैमेज हुआ है उसको 2 साल के अंदर अंदर ही टाइम एस्टिमेशन है कि वो रिकवरी रिकवरी पे आएगा। हाउएवर जो इमीडिएट चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेल कम्युनिकेशन लाइंस हैं कुम की तबरीज की, वो ऑलरेडी इस हद तक ऑपरेशनल किसी हद तक हो चुकी हैं, उनको रीबिल्ड किया जा चुका है ईरान की तरफ से, काफी फास्ट काफी तेज ये प्रोसेस किया गया। हाउएवर कुछ जगहें हैं ऑब्वियसली जो अभी भी नहीं बनी है पूरी तरीके से। फॉर एग्जांपल करज का जो ब्रिज है, करज का जो ब्रिज है जो कि सबसे ऊंचा ब्रिज है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको डिस्ट्रॉय किया डबल टैप स्ट्राइक्स के थ्रू, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसके ऊपर काम अभी जारी है। वो काफी हद तक काम जो है वो नजर आ रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी, वो जो इमीडिएट चीजें हैं वो जल्दी आई थिंक रिकवर हो जाएंगी, लेकिन जो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन पे आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके ऊपर 2 साल का एस्टिमेट, 2-3 साल का एस्टिमेट जो है उसके ऊपर दिया जा रहा है, जो मेजर डैमेज हुआ है। और ये बताइए कि लोगों का जज्बा कैसा है? लोग डिमोरलाइज हैं क्योंकि बहुत लोग मरे हैं वहां पे, जख्मी बहुत ज्यादा हैं, शोहदा की तादाद बहुत है, 1,30,000 के करीब, बल्कि 3,30,000 के करीब कहा जाता है कि शहरों के अंदर इमारतें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, $270 बिलियन का ओवरऑल नुकसान हुआ है, जो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान से, जो एस्टीमेट है, पहला एस्टीमेट है वहां पे। तो लोगों का मोराल क्या है इस वक्त? देखिए, मोराल के सेंस में काफी जज्बात अलग अलग तरीके से काम करते हैं। गुस्से की शिद्दत क्या बढ़ गई है या कम हो गई है? गुस्सा, कहा जा रहा है कि किसी हद तक ईरानी महसूस कर रहे हैं कि गुस्सा हमने काफी ज्यादा निकाला है। रिवेंज के जो है एस्पेक्ट उसके अंदर अभी भी बहरहाल किया जाता है, बात की जाती है कि अभी भी रिवेंज पूरा नहीं हुआ है। ये तासुर आवाम के अंदर इस वक्त है, मैं बिल्कुल सच कहूंगा। और जहां तक बात होती है पीस टॉक्स की, तो बिल्कुल वहां पे भी पॉजिटिविटी देखी जाती है कि ऑब्वियसली इफ अमेरिका, अगर अमेरिका, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है जैसे अमेरिका मजबूर हो गया है बात करने के लिए। और अमेरिका इसीलिए जेडी वैंस की भी आपने पिछली देखी और ट्रम्प की भी अभी आप देख रहे हैं कि आने की है एक्सपेक्टेशन।
तो वो इसी इसी व्यू पॉइंट से देखा जा रहा है कि अमेरिका को सरेंडर की पोजीशन में डाल दिया है ईरान ने। जो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है उसके ऊपर जो बात करने का एग्रीमेंट हुआ है, उसके आगे तो अमेरिका का नजर आ रहा है कि वो हार चुके हैं ये जंग। एट द सेम टाइम रेडीनेस भी आपको नजर आती है, एक फियर भी नजर आता है कि हो सकता है अटैक बड़ा हो सके, लेकिन उसके लिए भी आमादगी है लोगों की। तो आई थिंक अलग अलग जज्बात अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और जो स्पेक्ट्रम है ऑफ व्यूज वो किसी तरीके से पोलराइज्ड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर मिक्स्ड रिएक्शन है, बट ओवरऑल इट इज पॉजिटिव, ओवरऑल इट इज कंक्लूसिव। और ये बताइएगा कि जैसे आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई साहब हैं, उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, कोई इतला नहीं आ रही कि वो ईरान के अंदर हैं या ईरान से बाहर हैं, जख्मी हैं, हयात हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि कुछ लोगों का क्लेम ये है कि वो ज़्यादा जख्मी है, उनके फेस के ऊपर चोट लगी है और एक टांग जो है वो उससे मासूर हो गए। इस टाइप की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो कोई ईरान के अंदर इतला खबर इस सिलसिले में? चौधरी साहब, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस चीज के ऊपर नहीं है, एंड ऑब्वियसली एक इतना सेंसिटिव मैटर है आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का कि इसको एक वेल गार्डेड सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है अगर मालूमात इस पे नहीं है। हाउएवर इस चीज की जरूर कंफर्मेशन है, और ऑफिशियल की तरफ से ये बताया गया है कि ही इज अलाइव, ही इज इन ईरान, वो जिंदा हैं, हयात हैं, ईरान में ही हैं। लेकिन उनकी लोकेशन या उनकी जो कंडीशन है उसके हवाले से कोई भी चीज़ नहीं कही जा रही कहीं पे भी। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि नहीं बताया जा रहा, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है। बट ऑब्वियसली आई थिंक ही वाज इंजर्ड, वो इंजर हुए थे मेरे ख्याल में। और आई थिंक अभी आगे वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट आता है, लेकिन वो ईरान में ही है। अच्छा जॉन, ये कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी है, सीज फायर हो गया ज़ाहिर है लेबनान और इसराइल के दरमियान, और अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो अब जो मेजर कंपल्शन थी, जो मेजर डिमांड थी ईरान की तरफ से, वो तो पूरी हो गई है कि लेबनान के अंदर सीज फायर होना चाहिए, वहाँ पे सूरत कंट्रोल होनी चाहिए, फिर हम मुज़ाकरात में आएंगे। तो वो जो हर्डल थी वो तो ख़त्म होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान इस पे खुश है, क्योंकि जो मेन मुतालबा था वो ईरान का, वो मान लिया गया। चौधरी साहब, 2024 से लबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को डिस्टेबलाइज करने, हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने की कोशिश भी कर रही है। एट द सेम टाइम लबनान और इसराइल के बीच में जो माहदा हुआ है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस फोर्सेस इसका कितना हिस्सा है। तो बिल्कुल लबनान के अंदर सीज फायर इज अ कंडीशन, एंड इट हैज बीन मेट ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम अभी देखना ये बाकी है कि अटैक्स होते हैं या नहीं होते इसराइल की तरफ से दोबारा, या इसको बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता। अच्छा, ये ज़हन में रखें जॉन साहब कि ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो एक डील हो रही है उसके अंदर ये भी है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज जो हैं उनको सपोर्ट करना बंद करना है। तो अब ये प्रॉक्सीज अगर बंद हो जाएंगी, जैसे कि इराक के अंदर है, जैसे कि हमास है, जैसे कि हिजबुल्लाह है, जैसे कि हूतीज़ हैं, तो ये ईरान को नुकसान नहीं होगा इसका? क्योंकि ज़ाहिर है ईरान बड़े अरसे से इन सबको पाल भी रहा था, इन सबको डेवलप भी कर रहा था, इन सब की हिफाजत भी कर रहा था, और आप ऑल ऑफ सडन उन सबको अकेला छोड़ देते हैं, तो ईरान के ऊपर तो बहुत बड़े सवालिया निशान उठेंगे फिर। देखें, अबैंडन तो नहीं किया है, अबैंडन तो किसी को भी नहीं किया अभी तक। जाहिर है इट हैज नॉट बिन अबैंडन्ड येट, और स्टेटमेंट भी यही आया है कि अबैंडन नहीं करेंगे। हरीबाफ साहब का अगर आप ट्वीट देखें तो उन्होंने कहा है कि एक रूह है, एक जिस्म है रेजिस्टेंस फोर्सेस। और जाहिर सी बात है ईरान के ऊपर सवालिया निशान तो नहीं उठेगा, क्योंकि ईरान जो सैंक्शन सह रहा है, जो ईरान के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई हैं, वो तो की ही इस वजह से थी क्योंकि ईरान इन रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। और बावजूद जख्मी होने के ईरान उसके ऊपर गामजन है कि ईरान इनको सपोर्ट करेगा और ईरान का सपोर्ट नहीं छोड़ेगा। और ये बताइए, मैं वैसे एक और चीज भी देख रहा था, वो जवाद जरीफ साहब का एक बड़ा अच्छा बयान था, और वो बयान ये था, बड़ा मजेदार बयान है जॉन। उन्होंने ये कहा कि हमें ये बता दें कि ईरान ने एक भी गोली अपने लिए चलाई हो। उन्होंने कहा जो कुछ हम लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बेसिकली अरबों की लड़ाई है, फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं हम, अपने लिए तो लड़ ही नहीं रहे। और ये वो काम है जो पूरी मुस्लिम उम्मा को करना चाहिए था, तो हम तो मुस्लिम उम्मा का काम कर रहे हैं। तो आप लोग काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, और हम अरबों के लिए मार खा रहे हैं। देखिए, यही चौधरी साहब, यही सवाल मेरे साथ भी काफी लोगों ने रेज किया कि क्यों ईरान जो है वो ऐसा कर रहा है, क्या है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ईरान डज नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल रैशनल एक्टर मॉडल। जो जियो पॉलिटिक्स है उसको रियलिज्म की लेंस के थ्रू देखा जाता है, और रियलिज्म का लेंस ये कहता है कि एक स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक यूटिलिटेरियन मॉडल के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर फायदा और नुकसान देखते हुए मायदे किए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस की जाती हैं और आगे बढ़ा जाता है। जो ईरानी इनकलाब आया उसकी जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी के अंदर मोरल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है टुवर्ड्स द ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला खुद भी रैबर को जब मुखातिब करते थे तो वो कहते थे माय लीडर।
और क्यूबा के अंदर भी चे गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो को सपोर्ट करना और तमाम मजामती ग्रोह को सपोर्ट करना। तो आई थिंक ईरान की इनकलाब की फाउंडेशन के अंदर ये चीज थ्रेड हुई हुई है कि ईरान जो है वो एक सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ग्रुप की तरह या एक रेजिस्टेंस मुल्क की तरह जो है वो सामने आएगा। ये तो अभी हालात ईरान के फिर भी बेहतर हैं। ईरान ने अपना सपोर्ट जारी रखा और तब भी नहीं छोड़ा जब ईरान के ऊपर सद्दाम की तरफ से जंग मुसल्लत की गई थी, या जब ईरान जो है वो, ईरान के पास जब कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉक्सी नेटवर्क, कोई अलायंस का नेटवर्क नहीं था। और ये प्रॉक्सीज बाय द वे चौधरी साहब, दीज आर नॉट प्रॉक्सीज इन एसेंस। लेबनान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन हुई थी आफ्टर द लेबनीज वॉर, जो 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 वहां पे जंग की थी इसराइल ने, जो मुसल्लत की थी लेबनान के ऊपर, उसके रिस्पॉन्स में हिजबुल्लाह आई थी और उसको सपोर्ट किया था ईरान ने। हमास और फलस्तीन का जब मामला देख लें, तो हमास से पहले भी अगर आप देखें तो जितनी भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स थी उन सबको तभी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था ईरान ने जब रेवोल्यूशन आई। तो आई थिंक देर इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच, ये एक थियोलॉजिकल स्टेट की एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है कि इनको ये काम करना है, एंड इट इज टेकिंग अ मोरलिस्टिक स्टांस। और ये कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि अबैंडन करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो अवाम है वो खुद से जो है वो इस चीज के ऊपर जो है डिटरमिंड है कि किसी तरीके से रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट किया जाए। ऑल्दो ये ओपिनियन आपको नहीं ज्यादा, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये 100% है, ऑल्दो इसके अंदर ऑब्वियसली एक एक बैक एंड फोर्थ क्लैश है बिटवीन द प्रिंसिपलिस्ट एंड द रिफॉर्मिस्ट, बिटवीन द लिबरल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। तो इसके अंदर आपको वेरिएंस नजर आती है, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट जो है वो ईरान के अंदर नजर आता है कि हमें इन ग्रुप्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो ईरान के अंदर फिलॉसफी है वो यही है कि उनको शैतान बुजुर्ग और शैतान कुचीक से लड़ाई करनी है। और ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के बारे में कभी आज से अगर साल पहले या साल पीछे चले जाएं तो कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं था ईरान का, और बल्कि ईरान की तरफ से अटैक भी पाकिस्तान के ऊपर हुआ था, जिसके बाद में जवाब में पाकिस्तान को भी अटैक करना पड़ गया था और इंडिया के बहुत ज्यादा करीब था ईरान। ये एक साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई। तो अब ईरानी अवाम जो है पाकिस्तान के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं और इंडिया इस वक्त कहाँ खड़ा है? देखिए, आई थिंक यहाँ पे जितने भी तासुरात थे, फॉर एग्जांपल दोनों साइड्स पे, पाकिस्तान के अंदर बीएलए के जो वो था कि बीएलए का है, यहाँ पे जैशुल अदल जंदुल्ला, इन ग्रुप्स का था। आई थिंक अब ये चीज वाजे हो गई जब हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ जब जंग हुई और हमने देखा कि वो एक्चुअली बीएलए का जो नेटवर्क था वो तो अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ था और यूएई के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा था। और अभी भी जंग के अंदर बीएलए ने बाकायदा स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ईरान के ऊपर जो जंग है उसको हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। तो ये जो सीआईए और मोसाद की कोशिशें थी कि ईरान और पाकिस्तान को किसी तरीके से लड़ाया जाए, इसकी हकीकत जो है वो सामने आ गई है। और इंडिया के साथ जब हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप्स प्योरली इकोनॉमिकल बेसिस पे हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया उन वाकई में एक दो मुल्कों में से था जो तेल ले रहा था ईरान से। और पाकिस्तान के साथ भी गैस पाइपलाइन लगाई ईरान ने, जाहिर सी बात है अब वहां से प्रेशर था, जाहिर सी बात है जो जो कंसिडरेशंस वैलिड हैं वो वैलिड हैं। तो आगे आइंदा हम इंडिया का जो फ्यूचर देख रहे हैं ईरान के साथ वो कोई पॉजिटिव नहीं देख रहे। पहले भी सिर्फ इकोनॉमिक्स तक रिस्ट्रिक्टेड था। आयतुल्ला खामनाई ने और ईरान ने कश्मीर का भी सपोर्ट किया, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इंडिया के अंदर उसको भी, उसके ऊपर भी बार बार आवाज उठाई। और एट द सेम टाइम जो चाबार का इशू था कि चाबार पोर्ट फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि ईरान ने जो है वो इंडिया को दे दिया, इससे पहले कि चाबार दिया होता ईरान, जो गवादर का पोर्ट है उसके अंदर आपको भी पता होगा जावेद साहब कि ईरान वांटेड टू बी इंक्लूडेड इन दैट होल प्रोजेक्ट। लेकिन जाहिर है जो कंसिडरेशंस हैं, जो तेल खरीद रहा है इंडिया, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की हुई है, तो उसको सिर्फ इकोनॉमिक मामला तक ही हद हुआ हुआ है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखें तो गौरव आर्या जैसे लोग जो आते हैं और कॉमेडी और मस्खरापन करते हैं मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि कहाँ था इराकची, क्यों नहीं आया इंडिया, उसको तो आना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, पहलगाम के वक्त आना चाहिए था, फॉर एग्जांपल, ये बातें करना शुरू हो जाता है। तो वहां से भी ये जो पाकिस्तान के जो प्रोग्रेस है उनको नहीं बर्दाश्त हो रही है और उसके अंदर वो इंडिया को भी, ईरान को भी अटैक कर रहे हैं उसी के अंदर। क्योंकि जाहिर सी बात है एक अंडरस्टूड सी एक फंडामेंटल चीज बन गई है कि ईरान एंड पाकिस्तान आर बोथ कंट्रीज जो कि एक क्लोजनेस उनकी जो है वो एक बॉन्ड है जो कि इनसेपरेबल है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें अब क्लियर हुई हैं जब जंग हुई है, और जो पहले भी अटैक्स हुए उसके पीछे क्या रास्ते वो भी हमारे सामने आ गए। तो आई थिंक आगे फ्यूचर में सिर्फ बेहतरी ही देखी जा सकती है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउनफॉल इसके अंदर आएगा, चाहे इसराइल और चाहे अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले दरार डालने की। अच्छा जॉन, ये बताओ कि मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है हो रहे हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि मुज़ाकरात ना होते या फिर इसके अंदर कोई तातुल आ जाता है, कोई स्पॉइलर आ जाता है, तो क्या ईरान एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है? और अगर ये लंबी लड़ाई होगी तो कितनी देर तक ईरान रेज़िस्ट कर सकता है? और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि इस पूरी तहज़ीब को मिटा देंगे, या वो ये कहते थे कि तमाम पावर प्लांट्स ख़त्म कर देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ख़त्म कर देंगे। तो अगर इस टाइप का कोई वाक़या हो जाता या इस टाइप का कोई वाक़या हो सकता है, तो ईरान क्या तैयार बैठा हुआ है ज़हनी तौर पे?
देखिए, ईरान ने तो सीज फायर इन द फर्स्ट प्लेस नहीं मांगी थी। ये तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है। 10 पॉइंट फ्रेमवर्क, आप सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट देख लें। यहाँ के ऑफिशियल्स भी यही कहते हैं कि 8 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को पैगाम पहुंचे ईरान के कि भाई सीज फायर के लिए आ जाओ। 5 डिफरेंट लीडर्स कंट्रीज के ईरान को कह रहे थे कि सीज फायर के लिए आ जाओ। और ईरान ने जब अपने 20 पॉइंट्स पहले तैयार हुए, फिर वो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के पास गए, वो 14 पॉइंट्स पे रिड्यूस हुए, फिर वापस रिवर्स हुए, फिर वो 10 पॉइंट्स पे रिड्यूस हुए और 10 पॉइंट्स आगे पास कर दिए ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू। ये बात आगे से आ रही थी कि अमेरिका इन 10 पॉइंट्स को अग्री नहीं करेगा। ईरान ने कहा इट्स ओके, नहीं करते तो नहीं करते, वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। और पेजिशकियान ने बाकायदा ये बताया कि अगर करता है सिविलाइजेशन खत्म करने की बात, तो नो वरीज, 1.5 करोड़ आवाम जो है वो वैसे ही लड़ने के लिए तैयार है। पुलों के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर लोग वैसे ही खड़े हुए हैं हाथ बांध के कि अगर मारना है तो आई जी मारे हमारे ऊपर। तो आई थिंक ये चीज ट्रंप को कभी भी हमला आई डोंट थिंक करना था, और कर भी सकता है। तो मैंने लोगों से जब पूछा, चौधरी साहब अगर मैं बताऊं, मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई अगर एटम बम फॉर एग्जांपल यूज कर लेता है, एटॉमिक वेपन यूज कर लेता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप क्या करेंगे? जवाब सामने से ये आया कि एटॉमिक बम से ज्यादा बड़ी चीज ऑलरेडी अमेरिका यूज कर चुका है। उसने आयतुल्ला खामनाई को जो शहीद किया, वो एटॉमिक वेपन से भी ज्यादा बड़ा हमला जो है वो कंसिडर किया जाता है ईरान के अंदर। एंड इट मेड सेंस टू मी, इस चीज के ऊपर मुझे सेंस बना कि ये अवाम किसी भी हद तक जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार है, चाहे वो पत्थरों से लड़ाई करे, चाहे वो डंडों से लड़ाई करे। आई थिंक कि इसके अंदर कैपेसिटी ऑलरेडी अभी भी है, क्योंकि हमें नेवी जो ट्रम्प कह रहा था खत्म कर दी, एयरफोर्स जो कह रहा था खत्म कर दी, वो सारी चीजें हमें अभी भी नजर आई थी वॉर के एंड तक। और जो ब्लॉकेट हुआ था उसमें भी नजर आया था कि कोई नेवी के ऊपर जो ट्रम्प कह रहा था इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो कैपेसिटी ऑलरेडी अभी भी है। जबकि कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो दूसरों के पास थैट के सिस्टम्स, पेट्रियट के सिस्टम्स और रेडार डिफेंसेस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ईरान का एज अ रिलेटिव कंपैरिजन करना जरूरी है कि ईरान कितना उनके मुकाबले में आगे रेजिस्ट कर सकता है। और आई थिंक इसका जवाब जो है वो हमारे सामने है कि ईरान बिल्कुल रेजिस्ट भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। इनफैक्ट ईरान, जैसा कि मैंने पहले कहा, ईरान तो इसको एज अ जीत देख रहा है, एज अ सबमिशन देख रहा है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान के प्लान के ऊपर राजी हो गया बात करने के लिए, और आगे जो है वो ये ईरान के बात है। हिसाब से बात होगी। और आखिरी आखिरी सवाल आपको आपसे कि ये जो न्यूक्लियर है ना कैपेबिलिटी, वो सरेंडर करनी पड़ेगी ईरान को, और ईरान ने इसके लिए कुर्बानी बहुत ज्यादा दी है, तो क्या आसानी के साथ ये सरेंडर कर देगा? और इसके ऊपर आवाम की तरफ से रेजिस्टेंस तो नहीं होगी अपनी रजीम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर? देखिए, आसानी से तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका को भी फीस सेविंग देनी होगी। एंड न्यूक्लियर इज नेवर बिन द इशू, न्यूक्लियर तो कभी इशू रहा ही नहीं। जेसीपीओ एग्रीमेंट में भी ईरान ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लिमिट कर दिया था। आगे जाके जो ओमान के साथ टॉक्स हो रही थी उसमें भी हमें नजर आ रहा था कि रजामंदी थी। अभी जो बात हो रही है वो डाइल्यूशन की बात हो रही है, और 10 ईयर्स की जो स्टॉपेज है एनरिचमेंट की, उसके ऊपर बात हो रही है। और जाहिर सी बात है, ये इशू ऐसा है कि जो फौरन से आई थिंक रिजॉल्व हो सकता है। मेन इशू जो है वो लेबनान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है। लेबनान से मुतालिक मतलब ये रेजिस्टेंस ग्रुप जितने भी हैं, और हॉर्मुज से मुतालिक ये कि जो यूएस की प्रेजेंस है, कि कंट्रोल यूएस करना चाह रहा है ईरान के साथ, ये आई थिंक किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ऑलरेडी एक बार्गेनिंग चिप पे था। तो ऐसी सिचुएशन भी आपको नजर आ सकती है चौधरी साहब, जहां पे ईरान और अमेरिका की जंग आगे ना हो किसी वक्त तक, ऑब्वियसली सालों तक, और वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में हो, ओमान के साथ, एंड एट द सेम टाइम सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर लगी हुई हो, एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ईरान का चल रहा हो। तो ऐसी एक डिफॉल्ट सिचुएशन भी हमको नजर आ सकती है। ऑब्वियसली अवाम जो है अपना राइट, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है ईरान, और जिसकी कंप्लायंस इतनी देर तक ईरान ने की जेसीपीओ एग्रीमेंट के एग्जिट के बावजूद, आई थिंक उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ईरान इतनी आसानी से नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। जौहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर आपने तेहरान की सूरत मुलायजा की, ईरान क्या सोच रहा है, जौहर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखा। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ एक फिक्र ही बोलूँगा कि पाकिस्तान ने किया कमाल है, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और यही पाकिस्तान का कमाल है। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।